एड्यू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सब से जुड़ा है, लेकिन अक्सर इसे लेकर कुछ गलतफहमियां होती हैं। विषय है भारत की राजभाषा। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी और यूपीएससी के लिए तैयार किए गए कुछ बेहतरीन नोट्स हैं और हमारा मकसद है इन नोट्स की मदद से भारत में भाषाओं की संवैधानिक स्थिति को साफ साफ समझना। तो चलिए इस जानकारी के भंडार को खोलते हैं और सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं कि भारत के संविधान में राजभाषा को लेकर क्या व्यवस्था है। देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक हैं, वो पूरी तरह से राजभाषा को ही समर्पित है। और इसमें सबसे जरूरी बात क्या है जिसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे गलत समझी जाने वाली बात यह है कि संविधान हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देता है। अच्छा। राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज का नहीं। बिल्कुल नहीं। जी, संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का कोई उल्लेख ही नहीं है। साथ ही अंकों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मतलब 1, 2, 3 को अपनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर हिंदी राजभाषा है तो सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का इतना इस्तेमाल क्यों होता है? इसका जवाब भी अनुच्छेद 343 में ही है। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो ये व्यवस्था की गई कि अगले 15 सालों तक 15 साल, हाँ, यानी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। और 1965 के बाद क्या हुआ? अनुच्छेद 343(3) के तहत संसद को ये शक्ति दी गई कि वो 1965 के बाद भी विधि द्वारा अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। और संसद ने ऐसा किया? बिल्कुल, और संसद ने ऐसा ही किया। ठीक है, तो हिंदी को बढ़ावा देने की जो योजना थी उसे लागू करने के लिए भी कोई व्यवस्था बनाई गई होगी? बिल्कुल, अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान था। पहला आयोग 1955 में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में बनाया भी गया था। इन आयोगों की सिफारिशों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का भी प्रावधान है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अब उस मशहूर 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल पे आते हैं, जिसमें भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। जी, जब संविधान बना था तब इस अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 14? हाँ, इनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल थीं। और अब इसमें 22 भाषाएं हैं। तो बाकी भाषाएं कब और कैसे जुड़ी रहीं? यहाँ पर यह सच में दिलचस्प हो जाता है। इन्हें 3 संशोधनों के जरिए जोड़ा गया। 3 अमेंडमेंट्स। जी। पहला 21वां संशोधन 1967, जिससे सिंधी भाषा, जो कि 15वीं भाषा बनी, वो जोड़ी गई। दूसरा 71वां संशोधन 1992, जिससे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। अच्छा। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है, KMN। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। इसकी ट्रिक है BDMS। ठीक है, ये तो हुई केंद्र की बात। राज्यों के पास अपनी भाषा चुनने का क्या अधिकार है? अनुच्छेद 345 राज्यों को ये अधिकार देता है। वो अपने राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी एक या ज्यादा भाषा को या हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपना सकते हैं। और राज्यों के बीच या राज्य और केंद्र के बीच संपर्क की भाषा क्या होती है? ये अनुच्छेद 346 में बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 347 भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो भाषाई अल्पसंख्यकों से जुड़ा है। वो कैसे? अगर किसी राज्य में एक बड़ी जनसंख्या कोई खास भाषा बोलती है तो राष्ट्रपति उस भाषा को वहां आधिकारिक मान्यता दे सकते हैं। अच्छा, अब एक बहुत अहम सवाल पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है? अनुच्छेद 348 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट की कार्रवाई केवल अंग्रेजी में होगी। केवल अंग्रेजी में? हाँ, सभी निर्णय और डिक्री भी अंग्रेजी में ही होंगे। क्या इसका कोई अपवाद है? मतलब कोई एक्सेप्शन? हाँ, एक अपवाद है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उस राज्य के हाईकोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की किसी अन्य राजभाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। लेकिन ये अनुमति कोर्ट के फैसलों या आदेशों पर लागू नहीं होती, वो अंग्रेजी में ही रहेंगे। अच्छा, मतलब बहस आप हिंदी में कर सकते हैं पर फैसला अंग्रेजी में ही आएगा। एक तरह से हाँ। संविधान में भाषाई विविधता को बचाने के लिए भी कुछ खास निर्देश दिए गए? जी,
अनुच्छेद 350, 350 ए और 350 बी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 350 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत किसी भी अधिकारी को किसी भी भाषा में दे सकता है जो वो जानता है। ये तो बहुत जरूरी अधिकार है। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 350 ए, जिसे 1956 में जोड़ा गया, वो कहता है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और अनुच्छेद 350 बी के तहत राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। और अंत में हिंदी के विकास को लेकर संविधान का क्या दृष्टिकोण है? अनुच्छेद 351। हाँ, ये संघ का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वो हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करे, ताकि यह भारत की सामाजिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। सामाजिक संस्कृति, ये बहुत गहरा शब्द है। जी, इसमें यह भी कहा गया है कि हिंदी की शब्द संपदा के लिए मुख्य रूप से संस्कृत और जरूरत पड़ने पर अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द लिए जाएं। अच्छा, इन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर कुछ कानून भी बने होंगे? हाँ, राजभाषा अधिनियम 1963 बहुत महत्वपूर्ण है। 1963 का एक्ट? जी, इसी ने ये सुनिश्चित किया कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। इसने अंग्रेजी को संघ की सह राजभाषा मतलब एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इसके अलावा राजभाषा नियम 1976 ने देश को 3 क्षेत्रों में बांटा है, क, ख और ग क्षेत्र, ताकि हिंदी में पत्राचार के नियमों को आसानी से लागू किया जा सके। राजभाषा के अलावा एक और दर्जा है, शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का। इसका क्या मतलब है? यह एक विशेष दर्जा है जो उन भाषाओं को दिया जाता है जिनका इतिहास बहुत पुराना हो, मतलब 1500 से 2000 साल पुराना, और जिनका अपना मौलिक साहित्य हो। अच्छा, तो ये एक तरह का सांस्कृतिक सम्मान है? बिल्कुल। अब तक 6 भाषाओं को ये दर्जा मिला है। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में। तमिल सबसे पहले? जी। फिर कन्नड़ और तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 और ओडिया 2014। चलिए अब कुछ ऐसे तथ्य जानते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। जरूर। जैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस, वो 10 जनवरी को होता है। ये दोनों अलग अलग हैं। जी। और कुछ राज्यों की राजभाषा भी काफी दिलचस्प है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी। और उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत है। और उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? मतलब इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि भारत की भाषाई व्यवस्था किसी एक भाषा को दूसरी पर वरीयता देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक बहुत सावधानी से बनाया गया संवैधानिक ढांचा है। ये संघ के लिए राजभाषा तय करता है, राज्यों को अपनी भाषा चुनने का अधिकार देता है और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा सबक तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच का फर्क समझना है। एकदम सही। और सरकारी काम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों की भूमिका को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी का विकास भारत की सामाजिक संस्कृति से प्रेरणा लेकर किया जाना चाहिए। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के डिजिटल और ग्लोबल दौर में क्या हिंदी भाषा का विकास वाकई संविधान निर्माताओं की कल्पना के अनुसार हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।